हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2497 ओवरलॉर्ड ऑफ दी फायरी हेल। 1। अलौकिक शक्तियां रखने वालों के लिए अपनी एबिलिटी की खासियतें उजागर हो जाना लगभग मौत के बराबर होता है, खास तौर पर तब जब मुकाबला लगभग बराबरी का लग रहा हो। ऐसे में अगर आपकी कमजोरी सामने आ जाए तो सामने वाला आपको पल भर में खत्म कर सकता है। चीशा को यह बात अच्छे से समझ आ चुकी थी, क्योंकि सामने वाले ने शुरुआत से लेकर अंत तक उसकी एबिलिटीज को जरा भी टेस्ट नहीं किया था। पहली ही चाल से वे उसकी कमजोरियों पर सीधा वार कर रहे थे, और वो चाहे जो भी मूव करे, सामने वाले को जैसे पहले से सब पता हो। ये लड़ाई उसे इतना बुरा महसूस करा रही थी कि वो लगभग टूट ही गया था। लेकिन लड़ाई जारी थी और उसके पास अंधाधुंध पलटवार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगले ही पल उसने हथेली उठाई और उसके चारों ओर पिघली हुई रेत आसमान की ओर उछल गई। अरबों टन झुलसाने वाली लगभग गहरे लाल रंग की मोल्टन सैंड ने एक नई शील्ड वॉल बना ली, जैसे एक ही पल में एक विशाल मोल्टन सैंड सिटी खड़ी हो गई हो। क्या तुम अभी टिके रहना चाहते हो? डेंग शेंटोंग की आंखें तेज हो गई और प्रिज्म रिंग्स अचानक अपनी पूरी चमक से जगमगा उठे। एचिंग फाइनल स्टेज। नई मोल्टन सैंड शील्ड वॉल पर अलग अलग कोणों से घनी चारनुकीले सितारों जैसी आकृतियां उभर आईं, मानो किसी अदृश्य पत्थर पर दरारें तराशी जा रही हों। बैली चेंकिंग ने हथौड़े से जोरदार वार किया और झुगे किंगटिंग तथा एक्सायो होंगलियन ने एक दूसरे की ओर देखा। स्टॉर्म स्ट्राइक्स। परगेटरी पगोडा। हवा और आग के एट्रीब्यूट वाली इस गोल्डन जोड़ी ने ब्लेजिंग सैंड पर संयुक्त हमला कर दिया। धड़ाम। पूरे सैंड ड्यून का आधा हिस्सा उखड़ गया। शैडो फोर्सेस के संयुक्त हमले के सामने वो विशाल सैंड सिटी टिक नहीं पाई और लगभग पूरी तरह बिखर गई। ब्लेजिंग सैंड पीछे की लावा सिटी की खंडहरों में जा गिरा और उसके ब्रेस्ट प्लेट पर पहली गहरी दरार उभर आई। वो घुटनों के बल बैठ गया, हथेलियां जमीन पर टिकाए हुए। उसकी सांसें अब भी स्थिर थी। फिर से पूरी तरह नुकसान में होने के बावजूद उसने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। अगर पक्ष अलग होते तो झंग ही उसके साहस की तारीफ करता। दुश्मन की सबसे बड़ी तारीफ यही होती है कि उसे मार दिया जाए। डेंग शेंटोंग ने चुपचाप सिर हिलाया, क्योंकि सामने वाले को उसका स्थान बताने की कोई जरूरत नहीं थी, और शैडो क्लैन उसे सैंड सिटी फिर से खड़ी करने का दूसरा मौका देने वाला नहीं था। लू दाई ने फिर से चुपके से सप्लाई फ्लो काट दिया। एक्सायो होंगलियन ने किनारे की हीट सोर्स निगल ली। जिंग टियान ने एम्प्लीफिकेशन को चरम पर पहुंचा दिया। बैली चेंकिंग सामने से, डेंग शेंटोंग साइड से, और चारनुकीले सितारे व भारी हथौड़ा बारी बारी से गिरने लगे। धड़ाम, चर, धमाका। तीनों ताकतें एक साथ टकराई और ब्लेजिंग सैंड का ब्रेस्ट प्लेट पूरी तरह फट गया। मोल्टन सैंड पीछे की ओर बह गई और वो ढहते हुए सैंड ड्यून के नीचे दब गया। फिर भी उसने पूरी कोशिश से हथेली उठाई, एक और बेहद पतली और चमकदार शील्ड बनाने की कोशिश करते हुए। डेंग शेंटोंग ने तलवार को सीधा पकड़े हुए हल्की आवाज में कहा, तुम बहुत ताकतवर हो। यहां रुक जाना इस महान युद्ध को शुरू करने की कीमत है जो तुम्हारा कबीला चुका रहा है। चारनुकीला सितारा गिरा, बिल्कुल एक शांत सफेद फूल की तरह। ब्लेजिंग सैंड की शील्ड झिलमिलाते टुकड़ों में टूट गई। शैडोलेस टीम गंभीरता से पीछे हटी। किसी ने जश्न नहीं मनाया, लेकिन सबकी आंखों में भरोसा और जीत का गर्व साफ दिख रहा था। सालों की उनकी ट्रेनिंग बेकार नहीं गई थी। व्हाइट बिशप लेवल के एलियन को हराना उनके लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि थी। बैली चेंकिन ने पल्स हैमर कंधे पर टांग लिया, लंबी सांस छोड़ी और गले में अटकी बात आखिर शांत आवाज में निकली, फुइंग, बेस वापस। झुरुंग सेक्ट के 5 शक्तिशाली बिशप्स के गिरते ही
लावा रिवर के किनारे सन्नाटा छा गया। यान झंग घुटनों के बल पड़ा था। उसका ब्रेस्ट प्लेट टूट चुका था। विशाल शरीर अब भी अनजाने में फड़क रहा था। मोल्टन लावा की ट्विन ब्लेड्स पिघली सतह में गिर चुकी थी। उनकी रोशनी बुझ चुकी थी। ची लैंड ने गहरे लाल गुंबद की ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में कड़वाहट भरे आंसू आ गए। लियू सुई की 10 उंगलियां हल्के से कांप रही थी। टूटी हुई थ्रेड्स मरे हुए सांप की तरह बिखरी पड़ी थी। आधी ढही हुई सैंड ड्यून के नीचे सीने तक दबे होने के बावजूद फायरी सैंड ने फिर भी हथेली उठाने की कोशिश की, दूर मैग्मा के समंदर की ओर इशारा करते हुए। लगभग उसी पल सबकी नजरें मायूसी में उसी दिशा में टिक गई। ये एक खामोश आरोप जैसा था। झंगी पूरी लड़ाई को किनारे से बिल्कुल अलग नजर से देख रहा था। सब कुछ यांग जिंगसिन की योजना के मुताबिक चल रहा था, इसलिए किसी भी तरह का सरप्राइज नहीं था। जब वो मूव करता है तो जीत को लेकर पूरी तरह निश्चित होता है। मोल्टन रिवर की रखवाली करने वाले फायरी ओवरलॉर्ड, अब भी छिपे रहोगे क्या, जबकि तुम्हारे सारे अधीनस्थ बहादुरी से लड़ते हुए मर चुके हैं? झंग यी के होठों पर ठंडी मुस्कान आई और उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। अगर सामने वाला अब भी सहन कर ले तो उसे उसके लिए थोड़ा सम्मान होता। खुद को उसकी जगह रखकर देखें। जब एक बेहद ताकतवर एलियन इन्वेजन सामने हो, फ्रंट लाइंस पूरी तरह तबाह हो चुकी हो, टेक्नोलॉजी बहुत पीछे हो, तब किसी जाति की उम्मीद यही होती है कि वो निर्णायक रूप से पीछे हट जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे दी 3 बॉडी प्रॉब्लम में झंग बेह अपने स्पेसशिप से भाग गया था। मोल्टन रिवर की रक्षा कर रहा रैन यूतिया ये नहीं जान सकता था कि हेवनली नेवी लीजन में झंग यी जैसा कोई मौजूद है। लेकिन जीव आखिर भावनात्मक होते हैं। उन्हें देवता माना जाता है। वे अपनी जाति की शान होते हैं। क्या अपने लोगों को पूरी तरह खत्म होते देखकर सच में यूं ही चले जाना संभव है? अगर वो सामने नहीं आता तो झंग यी पीछे हटने का सोचता। आखिर उसे पूरा भरोसा नहीं था कि वो एक साथ 3 फ्लेम प्रिजन ओवरलॉर्ड से लड़ सकेगा। वैसे भी इस बार वे पहले ही बड़ी जीत हासिल कर चुके थे। ऐसे में लौट जाना नुकसान नहीं होता। तो बताओ, इन्फर्नल हेल के स्वामी रैन यूतिया, तुम क्या चुनोगे? झंग यी की आंखों में समय और अंतरिक्ष की रोशनी छाया बहने लगी, बिल्कुल ताई ची के यिन यांग की तरह। झुरों के किंगडम में आने के बाद से उसने अब तक एक भी वार नहीं किया था, लेकिन वो हर पल पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार था। अचानक मोल्टन रिवर के नीचे से एक ऐसा दबाव उठा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बिना हवा के ही लहरें उठने लगी। पूरा लावा रिवर जैसे किसी विशाल चीज ने नीचे से उठा दिया हो। सतह पर एक के बाद एक मेहराबदार उभार बनने लगे और लाल सुनहरी लहरें गुफा की छत पर पड़कर जीवित आकाशीय चमड़ी जैसी दिखने लगी। अगले ही पल धरती की गहराई से एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंजी 3 बार लगातार, मानो जमीन के नीचे 3 विशाल घंटियां एक साथ बज उठी हों। मोल्टन सी के बीच से सफेद गरम रोशनी की एक सीधी किरण ऊपर उठी और उसके बाद आग का झरना बहने लगा, घूमता हुआ, जैसे प्रकट होने वाली आकृति के सिर पर आग का ताज सजा रहा हो। क्षुपंग जी और बाकी लोग जो अब भी बैटलफील्ड पर थे, सबके चेहरे बदल गए। अरे नहीं, बड़ा वाला आखिर आ ही गया। जेल का रक्षक, बचाओ। झंग यी की आंखों में उत्साह की चमक दौड़ गई। आखिर तुम सामने आ ही गए। वो प्रकट हुआ। रैन यूतिया, मोल्टन रिवर का असली शासक, इन्फर्नल प्रिजन के ओवरलॉर्ड्स में से एक। पत्थर जैसा मुकुट अंतहीन फैलता गया और फायर वेन्स पूरी तरह खुल गई। वो मोल्टन सी की गहराई से ऊपर उठा और सतह पर पहुंचते ही उसका शरीर तेजी से फैलने लगा। 100 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर और फिर 1000 मीटर ऊंचा लावा जायंट बन गया। उसकी पीठ पर मौजूद 10 फायरी क्राउन्स आसमान में टंगे 10 जलते सूरज जैसे थे और उसकी छाती में धधकता मोल्टन कोर एक छोटे सूरज की तरह चमक रहा था, आंखें चौंधिया देने वाला। उसने एक कदम रखा,
पूरी गुफा कांप उठी। भयंकर गर्मी तूफान की तरह शहर पर टूट पड़ी। पत्थर का शहर, मोल्टन स्तंभ और युद्ध ध्वज सब नरम पड़ गए, ढह गए और हर सांस के साथ पिघल कर बहने लगे। स्काई सपोर्टिंग रॉक का स्वामी, वो बस खड़ा था और पूरा मोल्टन रिवर उसका आर्मोर बन गया। पूरी भूमिगत दुनिया उसकी भट्टी। 1000 मीटर लंबी एक विशाल छाया नीचे उतरी और उसके पैरों तले शैडो की पंक्तियां रेत के कणों जैसी लग रही थी। रैन यूतिया ने हथेली उठाई। उंगली से आग का एक फव्वारा फूटा। उबलता हुआ पत्थर झरने की तरह मुड़ा और तेज चमकती एक विशाल आग की तलवार बनकर दिशा में कटता हुआ आगे बढ़ गया। चैप्टर 2498 ओवरलॉर्ड ऑफ दी फायरी हेल 2। मोल्टन रिवर की रखवाली करने वाला फायरी ओवरलॉर्ड रैन यूतिया आखिरकार सामने आ ही गया। भले ही ये सब जानते थे कि रीइंफोर्समेंट आने तक इंतजार करना सबसे सही विकल्प है, लेकिन झंगी और उसके लोगों ने दुश्मनों को इतनी तेजी से मार गिराया कि हालात बदल गए। एक बार अगर बाकी 2 इलाकों की सेनाएं पहुंच जाती तो लावा रिवर क्षेत्र में कोई भी जिंदा नहीं बचता। इसी वजह से रैन यूतिया ने आखिरकार खुद मैदान में उतरने का फैसला किया। उसने हाथ घुमाया और एक गहरी लाल रंग की लहर शॉकवेव की तरह आसमान में फैल गई। पूरा मैग्मा सी उबल पड़ा और उसके पीछे एक भयानक तूफान खड़ा हो गया। फैटी इक्शू और बाकी सभी के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। इस ताकत के सामने पूरी तरह आर्म्ड होने के बावजूद वे एक भी वार झेल नहीं सकते थे। लाइन युए ने चाकू को कसकर पकड़ लिया, आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार। लेकिन इस पल उन्हें अब खुद कुछ करने की जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा था, एक धीमी सी आवाज गूंजी। झंगी की पलकों में हल्की सी हरकत हुई। उसकी बाई आंख की गहराई में काले और सुनहरे रंग का एक प्राचीन डायल चुपचाप खुल गया। उस पर लगी बेहद पतली सुई समय की सेकंड हैंड टिक की आवाज के साथ घूमी और अगले पल की ट्रेजेक्ट्री और घातक बिंदु को पहले ही देख लिया। समय उसके चारों ओर एक पतली परत जैसा खिंच गया, जैसे सब कुछ एक बेहद छोटे पल के लिए धीमा हो गया हो। रैन यूतिया की उठी हुई हथेली का कोण, झुलसती हुई ब्लेड का आर्क और पिघलते कोर की धड़कन तीनों उस सेकंड हैंड पर साफ निशान बन गए। झंगी को ठीक ठीक पता था कि रैन यूतिया 5 सेकंड बाद क्या करने वाला है। इसलिए जिस पल रैन यूतिया प्रकट हुआ उसी पल झंग यी ने भी वार कर दिया, मानो दोनों के बीच पहले से सहमति हो। झंग यी की उंगलियां हल्के से हिली। ये एक अनजानी प्रतिक्रिया थी। जब वो अपने दिमाग में ये हिसाब लगा रहा था कि कैसे अपने केंद्र से 5 किलोमीटर के दायरे में 2 आयामी स्तर पर स्पेस डायमेंशंस को सटीक तरीके से निकाला जाए। डायमेंशन स्ट्रिंग सॉल्यूशन में भारी मानसिक गणना लगती है। यह कोई मुश्किल गणित नहीं है, लेकिन पूरे गोलाकार क्षेत्र में बेहद सटीक गणना दिमाग से करनी पड़ती है। उसकी उंगलियों पर स्पेस तनी हुई महसूस होने लगी, जैसे कोई अदृश्य डोरी खींच दी गई हो। डायमेंशनल स्ट्रिंग सॉल्यूशन। खामोशी, न सांस, न कोई शुरुआती चाल, किसी भी तरह की कार्रवाई का कोई संकेत नहीं। 1000 मीटर ऊंचे दैत्य के कंधे की रेखा से लेकर बगल तक, बगल से पसलियों तक, पसलियों से भट्टी के कोर तक 12 तेज अस्तित्वहीन कट एक साथ चमक उठे। क्लिक। रैन यूतिया के विशाल शरीर के भीतर से एक बेहद हल्की चटकने की आवाज आई। अगले ही पल जो झुलसती ब्लेड नीचे गिरने वाली थी, उसका संतुलन बिगड़ गया। उसकी बाह कंधे की रेखा से आधा इंच खिसक गई। बस तेज गर्मी की चिपचिपाहट ने उसे किसी तरह रोके रखा। लेकिन ब्लेड का कोर अचानक धंस गया। विशाल छाया लड़खड़ा गई। मोल्टन सी उफन पड़ा। उसकी छाती से रीढ़ तक 100 मीटर चौड़ी 3 दरारें खिंच गई, जैसे किसी अदृश्य रेखा ने उसे चीर दिया हो। रैन यूतिया का गुस्सा भड़क उठा, लपटें फूट पड़ी और तापमान एकदम नए स्तर पर पहुंच गया। लेकिन गुस्से से भी ज्यादा उसके भीतर डर था। अनजान हमला सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। उसे तो यह भी पता नहीं चला कि हमला आया कब।
केवल अपनी शक्तिशाली इंस्टिंक्ट्स की वजह से उसने आखिरी पल में जानलेवा चोट से खुद को बचा लिया। कटे हुए किनारे जबरदस्ती पिघलने लगे। अत्यधिक तापमान पर उसका शरीर खुद ही वेल्ड होने लगा। रैन यूतिया का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया था कि इस बार वो सच में बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। ज़ू रोंग कबीले के 5 व्हाइट बिशप लेवल योद्धा पूरी तरह मरे नहीं थे। कुछ अब भी गंभीर रूप से घायल थे। उसका असली मकसद उन होनहार युवाओं को बचाना था जो झुरोंग कबीले का भविष्य थे। लेकिन उसने तरीका चुना था दुश्मन को घेर कर दबाव बनाना। रैन यूतिया की नजर चारों ओर घूमी। उसके शरीर से आग की धाराएं फूट पड़ी। परमाणु विस्फोट जैसी ताकत बिना भेदभाव के लाइंग युए, अंकल यू, फैटिक शू और शैडो स्क्वाड की पंक्तियों की ओर बढ़ गई। लेकिन झंग यी पहले ही वॉइड से प्रकट हो चुका था। शू, वो स्पेस को पार करता हुआ सेना के सामने आ खड़ा हुआ, अब भी बिना एक भी फालतू शब्द बोले। जैसे ही वो भयानक एनर्जी स्टॉर्म उससे टकराया, वो चुपचाप गायब हो गया, मानो समुद्र में गिरकर विलीन हो गया हो। जरा सी भी लहर तक नहीं उठी। पिछले 6 महीनों में मून पीपल की गाइडेंस और लिंग के मानव रूप की गहरी व्याख्या से झंग यी ने सुपर पावर्स की आदर्शवादी ताकत को और गहराई से समझ लिया था। भले ही उसका एबिलिटी इंडेक्स सिर्फ 52,000 हो, उसकी असली कॉम्बैट पावर इससे कहीं ज्यादा थी। इस पल वो पूरी तरह आम था। दाएं हाथ में डिवाइन पावर से भरी एटर्नल जजमेंट स्वॉर्ड, शरीर पर एंड डीमन गॉड आर्मोर, जिसमें हुएक्सू किंगडम के करोड़ों लोगों की आस्था की शक्ति समाई हुई थी। पूरी तैयारी के साथ अपने सबसे मजबूत स्टांस में सामने वाला भले ही व्हाइट टैंक ही क्यों न हो, झंग यी शेर की तरह खरगोश का शिकार करता। वो किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसके लिए केवल एक ही लक्ष्य था, परफेक्ट विक्ट्री। 6 पीढ़ियों के जमीनी इंसानों में तुम्हारे जैसा राक्षस कैसे पैदा हो गया? रैन यूतिया की गहरी आवाज गूंजी, कान फाड़ देने वाली। 1000 मीटर ऊंचा उसका शरीर इंसानी दुनिया में एक विशाल पर्वत जैसा था। लेकिन इस पल वो पर्वत पिघलते मैग्मा से बह रहा था। चारों ओर की भयानक गर्मी हवा को मरोड़ रही थी और पास के शहरों की चट्टानें पिघलने लगी थी। तुम्हारी जानकारी बहुत पुरानी हो चुकी है, इसीलिए तुम अपनी ही चाल में फंस गए। झंग यी का व्यंग्य बेहद बेरहम था। अगर ये प्राचीन जातियां पहले हमला न करती तो वो उनसे लड़ने की जहमत भी नहीं उठाता। लेकिन कुछ लोग खुद ही मौत को बुलाना पसंद करते हैं, तो फिर दोष किसे दें? असल में हम बैठकर शांति से बात भी कर सकते हैं। रैन यूतिया ने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ, जवाब में उसे सिर्फ झंग यी की तिरस्कार भरी हंसी मिली। झंग यी ने ठंडी नजर से उसे देखा। डिमोनिक आर्मोर के भीतर से उसकी आंखों में खूंसी लाल रोशनी चमक उठी। क्या मुझे 3 साल का बच्चा समझ रखा है? सिर्फ मरे हुए ही सुरक्षित होते हैं, तो तुम सब मर सकते हो। झंग यी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रैन यूतिया सच में समझौता चाहता है या नहीं। जब तक वे जिंदा है, वे खतरा है। अच्छे एलियन वही होते हैं जो मर चुके हों। उसे यह भी पता था कि बाकी 2 क्षेत्रों से ज़ू रोंग कबीले की सेनाएं और 2 नाइट लेवल फ्लेम प्रिजन ओवरलॉर्ड्स रास्ते में ही होंगे। इसे जल्दी खत्म करते हैं और तुम्हें तुम्हारी मौत तक पहुंचा देते हैं। झंग यी ने उंगली उठाई, ये संकेत देते हुए कि स्ट्रिंग अनरैवलिंग का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। स्पेस जाल की तरह है और उसकी कांटे शतरंज की बिसात जैसी। आपस में कटती रेखाओं ने 1000 मीटर ऊंचे लावा पर्वत को विशाल टुकड़ों में काट दिया। ये टुकड़े गिरने वाले थे, लेकिन तापमान की वजह से अभी जुड़े हुए थे। हर कट मोल्टन कोर की धड़कन के सबसे निचले बिंदु पर ही पड़ा। रैन यूतिया दंग रह गया। इस बार पूरी तैयारी के बावजूद हमला फिर भी बिना किसी ट्रेजेक्ट्री के आया जिसे चकमा देना नामुमकिन था। सौभाग्य से उसका शरीर इतना विशाल था कि कोर पर सीधा वार नहीं हुआ, इसलिए जानलेवा नुकसान से बच गया। फिर भी ज्वालामुखी बने उसके शरीर का टुकड़ों में कटना उसे पागल कर देने के लिए काफी था।
गुस्से में रैन यूतिया ने जोर से अपना पैर नीचे मोल्टन सी में पटका। क्या कभी देखा है समुद्र को पलटते हुए? इसी पल मोल्टन सी ही उसका हथियार बन गया। लहरें उठीं, विशाल उबलते हुए ड्रैगन बन गए और हर दिशा, हर कोण से झंग यी पर टूट पड़े। चैप्टर 2499 ओवरलॉर्ड ऑफ दी फायरी हेल 3। रैन यूतिया का हमला पागलपन से भरा हुआ और बेहद डरावना था। पूरा का पूरा मैग्मा का समंदर उबल रहा था और जोर जोर से गरज रहा था। शैडो फोर्स और फैटिग शू, जो पहले बहुत दूर भाग गए थे, अब वापस ड्रीमर पर लौट चुके थे। लू केरन ने मैकेनिकल लीजन को भी तुरंत वापस बुला लिया, क्योंकि सबको अच्छे से पता था कि नाइट लेवल जैसी मौजूदगी को नॉर्मल सोच या आम कॉन्सेप्ट से समझ पाना लगभग नामुमकिन है। बस एक कैजुअल सा वार, और वो जार बॉम्बा से भी ज्यादा खतरनाक ताकत पैदा कर सकता है। हमारे सामने एक अंतहीन अंडरग्राउंड लावा सी फैला हुआ था, जो 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा इलाके में फैला था, यहां तक कि जियांगनन रीजन की लंबाई से भी बड़ा। जैसे ही रैन यूतिया ने आगे कदम रखा और मैग्मा की ताकत को अनलीश किया, सैकड़ों किलोमीटर दूर से मैग्मा की लहरें उमड़ती हुई आईं और करीब 10,000 मीटर लंबे विशाल मैग्मा ड्रैगन बन गए। हे भगवान, क्या कोई इंसान सच में ऐसा कर सकता है? फैटिग शू और उसके साथियों ने यह नजारा कितनी ही बार देखा हो, फिर भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। डेंग शेंटोंग ने हल्की सी सांस ली और झंग यी के साथ बिताए समय में सीखी हुई बातें याद की। शायद यही ताओ है, बिल्कुल किसी गेम के इनविंसिबल डिवाइन इक्विपमेंट की तरह, जो असल में बस एक इनविजिबल कोड की लाइन भर होता है। उसे अचानक झंग यी का कहा हुआ एक वाक्य याद आ गया, जो यूनिवर्स की सच्चाई और सुपरह्यूमन ताकत के सोर्स को समझाता था। जिसका रूप है, उसमें शक्ति नहीं होती, और जिसका कोई रूप नहीं, वही असली शक्ति है। इस लड़ाई में दखल देने का उनके पास कोई तरीका नहीं था। चाहे 100 और व्हाइट बिशप्स भी आ जाते, तब भी वो किसी नॉर्मल तरीके से व्हाइट नाइट को हरा नहीं सकते थे। वो बस झंग यी को देख रहे थे, जो हवा में शांति से अकेले खड़ा था। रैन यूतिया का हमला लगातार फैलता जा रहा था। मैग्मा और जलती हुई धाराओं से चारों तरफ सब कुछ उबल रहा था। पूरा लावा सी कांप रहा था, जैसे पूरा अंडरग्राउंड वर्ल्ड ढहने वाला हो। रैन यूतिया और भी ज्यादा ताकतवर टेक्निक्स इस्तेमाल करता गया, लेकिन झंग यी शुरू से लेकर अंत तक वही शांति से खड़ा रहा। एक इंच भी नहीं हिला। कोई भी हमला जैसे ही हर चीज को निगल लेने वाले इनविजिबल डायमेंशनल गेट से टकराता, पूरी तरह उसमें एब्जॉर्ब हो जाता। अगर झंग यी की अटैक पावर 52,000 मानी जाए, तो उसकी डिफेंस पावर कम से कम 55,000 थी, और खास हालात में उससे भी ज्यादा। जबकि रैन यूतिया का सुपर पावर इंडेक्स सिर्फ 50,000 था। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। क्यों? मेरी कोई भी अटैक उस पर असर क्यों नहीं कर रही? वो कितना भी ताकतवर हो, उसे कम से कम ब्लॉक या डॉज तो करना चाहिए था। क्या वो ब्लैक नाइट है? रैन यूतिया पूरी तरह शॉक में चला गया, यहां तक कि मेंटली टूटने लगा। वो बस इतना समय खरीदना चाहता था कि बाकी ट्राइब्समैन भाग सकें या रीइंफोर्समेंट्स पहुंच जाए, लेकिन उसने इतनी बुरी तरह, इतनी बेतहाशा अटैक की, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। सैकड़ों हमले झेलने के बाद झंग यी को उसके लेवल की पूरी समझ हो चुकी थी। हो गया मजा? ठीक है, अब ये तमाशा खत्म। उसने ऊपर देखा और शांति से बोला, कॉम्बस्टिबल, पूरी ताकत झोंक दो। हम यहां कोई नाइटली ड्यूअल लड़ने नहीं आए। कौन उससे 1 on 1 लड़ेगा? रिसीव। लू केरन की आवाज साफ और जोश से भरी हुई थी। 3 सुपर बैटलशिप्स की मेन गन्स एक साथ एनर्जी रेडिएशन छोड़ने लगी। बीच में ड्रीमर था और दोनों तरफ होम और स्पेस। जहाजों की हल लाइंस चमक उठीं, मेन स्पिंडल गन्स एक एक करके जल उठीं, बल्कहेड से मोटी एलॉय हीट शील्ड्स निकली और प्रोपेलर से चमकती सफेद फ्लेम्स निकली, जो जलती हुई हवा में 3 तेज लकीरें खींच रही थी। स्काईजी फोर्ट्रेस आगे बढ़ा,
उसका सिटी क्लास विशाल ढांचा डोम के नीचे फैल गया। रिंग शेप्ड मेन गन धीरे धीरे चार्ज होने लगी। शील्ड्स पोलर डे की तरह खुल गए और चांदी जैसी रोशनी फैल गई। मेन गन के कोर में एनर्जी ऐसे जमा हो रही थी जैसे कोई तारा कोलैप्स होने वाला हो। 3 सुपर वॉरशिप्स और स्काईजी फोर्ट्रेस, जहां झंगी और उसकी टीम मौजूद थी। ये एक टॉप टियर मिलिट्री आर्टिफैक्ट था जिसमें लू केरन, कैंगियन क्लैन, वुलियन एम्पायर और ल्यूनर टेक्नोलॉजी का मेल था। इसकी मेन कैनन की ताकत नाइट लेवल सुपर ह्यूमंस को भी डरा देने के लिए काफी थी। झंग यी ने पहला वार किया। उसने उंगलियों से तलवार बनाई और हवा में तेजी से काटा। दूरी चाहे कितनी भी हो, उसकी उंगलियों के हिलते ही रैन यूतिया के चारों तरफ पतली पतली विशाल दरारें हवा में उभर आई। बिना आवाज के पल भर में उसकी बेहद सख्त देह कटने लगी। रैन यूतिया घबराकर दहाड़ा और पीछे हटने लगा। वो तेज था, लेकिन झंग यी से तेज नहीं। डायमेंशनल स्ट्रिंग डीकॉम्पोजिशन, अ नेट ऑफ हेवन एंड अर्थ। एक ही सांस में झंग यी ने 3600 डायमेंशनल स्ट्रिंग ब्रेक्स छोड़े और एक केओटिक स्पेस बना दिया, जो जाल की तरह रैन यूतिया को पूरी तरह जकड़ गया। यह टेक्निक ओलियन क्लैन के ब्लैक चैरिट लेवल सुपर ह्यूमन से इंस्पायर्ड थी, जिसे केज्ड बर्ड कहा जाता है। वो डायमेंशनल ब्लेड हल्का सा छू जाए तो पहाड़ भी चूर चूर कर दे। रैन यूतिया इतनी मजबूती से बंध चुका था कि हिल भी नहीं पा रहा था। लू केरन ने यह मौका हाथ से जाने नहीं दिया। वो कंट्रोल पैनल पर बैठी थी। चेहरा शांत था, लेकिन होठों पर एक्साइटमेंट की हल्की सी मुस्कान थी। यांग जिंगसन पास खड़ी सब देख रही थी, जरूरत पड़ते ही मदद के लिए तैयार। फायर! लू केरन के कहते ही ड्रीमर की मेन कैनन गरज उठी। एक मोटी प्लैटिनम कलर्ड रोशनी, जैसे आसमान और धरती को चीर दे, बाहर निकली। उसी पल होम और स्पेस की मेन कैनन्स भी दहाड़ उठीं। तीनों बीम्स बिजली और पहाड़ गिरने जैसी ताकत के साथ रैन यूतिया की ओर बढ़ी। स्काईजी फोर्ट्रेस की फाइनल एनर्जी रिंग बंद हुई और सिल्वर ब्लू स्टार ट्रेल्स चमक उठीं। पूरा फोर्ट्रेस ऐसा लग रहा था जैसे सारी लाइटें बुझ गई हों और बस मौत की एक बीम बची हो। स्काई सी कैनन्स, फायर! एक ही सीधी रेखा में सब जुड़ गया। प्लैटिनम और सिल्वर की रोशनी 1000 मीटर के दानव के सीने में जा टकराई, सीधे उसके धड़कते मोल्टन कोर पर। पहले एक अंधा कर देने वाली चमक हुई, फिर सन्नाटा, और फिर देर से आया ऐसा धमाका जिसने धरती को अंदर से हिला दिया। रैन यूतिया के सीने में एक विशाल छेद हो गया। मोल्टन कोर ऐसे बुझने लगा जैसे तेल का दिया जड़ से उखड़ गया हो। रोशनी धीरे धीरे कम होती गई और आखिरकार आग की बेतरतीब धार बनकर लावा सी में वापस भागने लगी। घटिया लोग, क्या तुमने ताकतवर की एस तक छोड़ दी? जब उसे समझ आ गया कि अब बचना नामुमकिन है, तो रैन यूतिया ने भागने का फैसला किया। वो गुस्से में चिल्लाया, झंग यी उससे ज्यादा ताकतवर था, फिर भी मदद क्यों ली? मजाक मत कर, मैं तुझे मारने आया हूं, किसी मार्शल रूल्स का पालन करने नहीं। भागना भूल जा, तू पहले ही मर चुका है। झंग यी ने वो फेमस लाइन बोली जो 7 जख्मों वाले आदमी की थी। वुश! वो 5 किलोमीटर दूर से पल भर में पहुंच गया और रैन यूतिया का रास्ता रोक लिया। भागना? क्या वो दुनिया के नंबर 1 स्पेशल एबिलिटी यूजर को हल्के में ले रहे थे? झंग यी उसके सामने खड़ा हुआ, दाहिने हाथ में एटर्नल जजमेंट स्वॉर्ड उठाई और हल्के से घुमाई। उसके पीछे अंधेरे का एक विशाल वॉर्टेक्स खुल गया, जिसने बहुत बड़ा इलाका ढक लिया। उसमें से रात से भी ज्यादा काला कुछ लहरों की तरह बाहर आने लगा। वो झंग यी की तलवार पर लिपट गया, जिंदा चीज की तरह चिपचिपा और बहता हुआ। ड्रिफ्टिंग इन द डार्क रियल्म, यहां आज का चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। कृपया मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सर्वाइव करने और कंटेंट बनाते रहने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स। दोस्तों,
ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट